हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का आपके इस कृष्णा आर्ट्स एजुकेशन चैनल में, जो केवल और केवल बोर्ड एग्जाम की तैयारी करवाने के लिए बनी है। इसलिए इस चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साइड के बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें, ताकि हमारी वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। और अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, क्योंकि इस चैनल का जो भी स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड किया जाएगा वो टेलीग्राम चैनल के माध्यम से ही किया जाएगा। स्टडी मटेरियल में आपको सभी सब्जेक्ट्स का चैप्टर वाइज चैप्टर ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस का पीडीएफ प्रोवाइड किया जाएगा, इसलिए आप टेलीग्राम चैनल को अवश्य ज्वाइन कर लें। तो चलिए इस वीडियो में आगे की ओर बढ़ते हैं। इसमें हम आपको कक्षा 10 का सामाजिक विज्ञान, जो कि सामाजिक विज्ञान का एक भाग है भूगोल जियोग्राफी, उसका 5वां पार्ट बिहार कृषि एवं वन संसाधन का सब्जेक्टिव क्वेश्चंस करवाने वाले हैं। यह वीडियो इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट है। इसमें हम आपके साथ 15 सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को पढ़ाने वाले हैं। तो चलिए देर ना करते हुए क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। यह इस चैप्टर का ही नाम है बिहार कृषि एवं वन संसाधन, तो आपको इसमें बिहार के कृषि से रिलेटेड क्वेश्चन ही पढ़ना है। जैसा कि इसमें पहला क्वेश्चन है, बिहार की कृषि संबंधी किन्हीं 3 समस्याओं का उल्लेख करें। अर्थात जो बिहार की कृषि है उन कृषि से संबंधित किन्हीं 3 समस्याओं का आपको बताना है कि बिहार की कृषि करने में किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो बिहार में कृषि संबंधी 3 समस्याएं निम्नलिखित है। इसमें जो पहली और प्रमुख समस्या सिंचाई की समस्या। बिहार की कृषि मानसून पर निर्भर है। यहाँ न तो नहरों का पूर्णतः विकास हुआ है और न ही विद्युत संचालित नलकूप का। अर्थात कहने का मतलब है कि जो बिहार की सिंचाई है यह मौसम पर निर्भर रहती है कि अगर मौसम के अनुसार सही समय पर वर्षा होगी तो फसल अच्छा होगा, और अगर वर्षा सही समय पर नहीं होती है तो फसल खराब हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर न तो नहरों का पूर्णतः विकास हुआ है और न ही विद्युत संचालित नलकूप का। इसकी जो दूसरी समस्या है खेतों का छोटा आकार होना। अर्थात यहाँ के जो खेत होते हैं बहुत ही छोटे छोटे होते हैं, जिस कारण उसमें आधुनिक तकनीक का उपयोग नहीं करना पड़ता है और महंगा पड़ता है वो तकनीक करना। बिहार में सामाजिक कारणों से खेतों का आकार छोटा हो रहा है। परिवार में विभाजन होते ही खेतों का विभाजन हो जाता है। छोटे खेतों को यंत्रों से जुताई एवं सिंचाई काफ़ी महंगी एवं कठिन होती है। जैसा कि हमने आपको बताया कि बिहार में सामाजिक कारणों से खेतों का आकार बहुत छोटा हो रहा है। पहले यहाँ भी खेत बड़े बड़े थे, लेकिन जब परिवार में विभाजन होता है तो परिवार में विभाजन होते ही खेतों का भी विभाजन होता है। अर्थात एक ही खेत को 2 भाग में बांट दिया जाता है, जिस कारण खेतों का आकार छोटा हो रहा है धीरे धीरे। और छोटे खेतों को यंत्रों से जुताई करना, सिंचाई करना काफ़ी महंगी एवं कठिन प्रतीत होती है। इस कारण यहाँ की दूसरी समस्या खेतों का छोटा होना है। और यहाँ की तीसरी समस्या है उन्नत किस्म के कृषि यंत्रों का अभाव। अर्थात बिहार में ज़्यादातर किसान सीमांत एवं लघु हैं। पूंजी की कमी के कारण ये उन्नत किस्म के कृषि यंत्र खरीदने में असमर्थ है। यहाँ के जो किसान हैं वे लघु किसान हैं, अर्थात छोटे स्तर पर खेती करते हैं। उनके पास अधिक पूंजी न होती है, जिस कारण वे उन्नत किस्म की कृषि यंत्र खरीद नहीं पाते हैं और उनका अच्छे से कृषि में उपयोग नहीं कर पाते हैं। तो ये 3 ऐसी समस्याएं हैं जो बिहार की कृषि संबंधी मुख्य समस्याएं हैं, जिसको आपको पहले से हेडिंग ध्यान में रखना है। सिंचाई की समस्या, क्योंकि यहाँ मानसून पर बिहार की कृषि निर्भर रहती है। दूसरा, खेतों का छोटा आकार होना। तो खेत इसलिए छोटे आकार के होते हैं क्योंकि यहाँ परिवार विभाजन होते ही खेतों का भी बंटवारा हो जाता है। और तीसरी समस्या उत्तम किस्म के कृषि यंत्रों का अभाव, कि यहाँ पर कृषि में जो उन्नत किस्म के यंत्रों का उपयोग करना चाहिए उन यंत्रों का उपयोग नहीं किया जा रहा है। तो ये जो क्वेश्चन था ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो एग्जाम में 5 नंबर में पूछा जा सकता है। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार की मुख्य फसलें क्या हैं। जो बिहार राज्य है उस बिहार राज्य की मुख्य फसलें क्या हैं, अर्थात इस राज्य में कौन कौन सी फसल ज़्यादातर होती है। तो बिहार की प्रमुख फसलों में धान, गेहूं, मकई, गन्ना, तंबाकू, महुआ, ज्वार, दलहन और तिलहन है। ये ऐसी फसल बताए गए हैं जो बिहार में मुख्य फसल, अर्थात जिस क्रम से बताएंगे उसी क्रम से ये फसलें बिहार में होते हैं। तो आपको अच्छे से इसमें ध्यान रखना है कि बिहार की प्रमुख फसलें हैं धान, गेहूं, मकई, गन्ना, तंबाकू, महुआ, ज्वार, दलहन और तिलहन। ये सभी बिहार की मुख्य फसलें हैं। बिहार में धान की फसल के लिए उपयुक्त भौगोलिक दशाओं का उल्लेख करें। अर्थात बिहार में जो धान की फसल के लिए उपयुक्त भौगोलिक दशा है वह दशा क्या है उसके बारे में बताएं। तो बिहार में धान की फसल के लिए भौगोलिक दशाएं निम्नलिखित है। जो भौगोलिक दशाएं बताई गई है, पहली भौगोलिक दशा है उष्ण आर्द्र जलवायु। अर्थात यहाँ आर्द्र जलवायु होती है। तापमान 22 डिग्री सेल्सियस से 32 डिग्री सेल्सियस के बीच होती है। वर्षा 150 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर के बीच होती है। यहाँ की जो मिट्टी होती है जलोढ़ होती है और चिकनी होती है। और बुआई जून से अगस्त और कटाई सितंबर से नवंबर के बीच होती है। अर्थात यहाँ जो धान की
फसल के बारे में बताया जा रहा था। तो धान की जो बुआई होती है बिहार राज्य में वह जून से अगस्त के बीच में होती है और उसकी कटाई सितंबर से नवंबर के बीच कर ली जाती है। तो ये बिहार में धान की फसल के लिए उपयुक्त भौगोलिक दशा थे, जिसको आपको अच्छे से एक बार हम रिपीट कर देते हैं। ध्यान में रखना है कि उष्ण आर्द्र जलवायु, तापमान उसके लिए 22 डिग्री सेल्सियस से 32 डिग्री सेल्सियस के बीच होना चाहिए, वर्षा 150 से 200 सेंटीमीटर के बीच, मिट्टी जलोढ़ चिकनी होनी चाहिए और बुआई जून से अगस्त और कटाई सितंबर से नवंबर के बीच हो जाना चाहिए। बिहार में गेहूं के 5 प्रमुख उत्पादक जिलों का नाम लिखें। सबसे पहले हम आपको बता दें कि बिहार में कुल 38 जिले हैं, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, इसलिए आपको ध्यान में रखना है कि बिहार राज्य में कुल 38 जिले हैं और इसमें पूछा जा रहा है कि उन 38 जिलों में से किन्हीं 5 प्रमुख गेहूं उत्पादक जिलों का नाम बताएं। तो बिहार में गेहूं उत्पादन करने वाले जिले हैं दरभंगा, रोहतास, गया, सिवान, सारण, भोजपुर और औरंगाबाद। इसमें 5 से अधिक बता दिया गया है, लेकिन आपको किन्हीं 5 का याद रखना है, जैसे कि पहला दरभंगा, रोहतास, गया, सिवान, सारण, भोजपुर और औरंगाबाद। ये बिहार के ऐसे ज़िले हैं जो कि गेहूं उत्पादन करने में बहुत ही आगे हैं, इसलिए आपको 5 प्रमुख नाम अच्छे से ध्यान रखना है और आप 5 के अलावा भी अन्य नाम को भी लिख सकते हैं। बिहार में दलहन के उत्पादन एवं वितरण का संक्षिप्त विवरण कीजिए। अर्थात बिहार में जो दलहन से रिलेटेड उत्पादन होता है उसका वितरण के बारे में संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत कीजिए। बिहार में दलहन के फसलों में चना, मसूर, खेसारी, मटर, मूंग, अरहर, उड़द तथा कुर्थी प्रमुख है। अर्थात दलहन का मतलब है कि जो दाल से रिलेटेड फसल होता है, अर्थात जिन फसलों से दाल का उत्पादन होता है उन फसलों के बारे में बताने के लिए कहा जा रहा है, उसका संक्षिप्त विवरण भी प्रस्तुत करने के लिए कहा जा रहा है। तो जो बिहार में दलहन के फसल हैं वह है चना, मसूर, खेसारी, मटर, मूंग, अरहर, उड़द तथा कुर्थी। ये सभी दलहन की फसल बिहार में प्रमुख है। इनमें अरहर एवं मूंग खरीफ दलहन है, जबकि शेष सभी के सभी दलहन रबी फसल हैं। 2006 से 2007 के आंकड़े के अनुसार यहाँ रबी दलहन की खेती 519.6 हज़ार हेक्टेयर भूमि पर की गई है, जिससे 372,000 मैट्रिक टन दलहन उत्पादित हुआ, जबकि खरीफ दलहन की खेती 87.26 हज़ार हेक्टेयर में किया गया और इससे 74,000 मैट्रिक टन दलहन का उत्पादन हुआ। दलहन उत्पादन जिलों में पटना, औरंगाबाद एवं कैमूर प्रमुख। अर्थात दलहन उत्पादन करने में जो बिहार की जिला का नाम है वह है पटना, औरंगाबाद और कैमूर। ये 3 ऐसे जिले हैं जो कि दलहन की उत्पादन करने में बहुत ही प्रमुख है। और आपको इसमें यह बात ध्यान रखना है कि 2006-07 के आंकड़े के अनुसार यहाँ की रबी दलहन की खेती के अनुसार 519.6 हज़ार हेक्टेयर भूमि पर की गई, जो कि 372,000 मैट्रिक टन उत्पादन दलहन को उत्पादित करता है, जबकि खरीफ दलहन 87.26 हेक्टेयर भूमि पर ही किया गया और इससे 74,000 मैट्रिक टन दलहन का ही उत्पादन हुआ है। यह है खरीफ दलहन का डिटेल और यह है रबी दलहन का डिटेल। तो इस क्वेश्चन का आपको सिर्फ अच्छे से समझ के याद रखना है कि बिहार में दलहन के उत्पादन एवं वितरण का संक्षिप्त विवरण क्या क्या है। बिहार में जूट उद्योग पर टिप्पणी लिखें। अर्थात बिहार में जूट के उद्योग के बारे में बताएं। तो बिहार के उत्तरी पूर्वी भागों में जूट उद्योग के विकास के लिए आवश्यक दशाएं उपलब्ध हैं। अर्थात जो बिहार का उत्तरी पूर्व भाग है उस उत्तर पूर्व भाग में ही जूट के उद्योग की जो आवश्यक दशाएं होती है वह उपलब्ध है। इस क्षेत्र में अधिक वर्षा, आर्द्रता, अधिक तापमान, जलोढ़ मिट्टी और बाढ़ग्रस्त खादार का मैदान जूट की खेती के लिए आदर्श भौगोलिक दशा उत्पन्न करते हैं। जो यह उत्तर पूर्वी बिहार के क्षेत्र है उन भागों में जूट उद्योग के विकास के लिए आवश्यक दशाएं उपलब्ध है, क्योंकि इस क्षेत्र में जो वर्षा होती है बहुत अधिक होती है, यहाँ उच्च आर्द्रता होती है, अधिक तापमान होती है, वहाँ की मिट्टी जलोढ़ होती है और बाढ़ग्रस्त खादर का मैदान जूट की खेती के लिए बहुत ही भौगोलिक दशा उत्पन्न करते हैं। और जो उत्तर पूर्व में भाग के जिले हैं वह है पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, अररिया, समस्तीपुर आदि जिले जूट उत्पादन के लिए प्रसिद्ध हैं। इसमें कटिहार जूट मिल्स लिमिटेड, समस्तीपुर की रामेश्वर जूट मिल्स और नालंदा की मौर्य जूट इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड विशेष उल्लेखनीय है। अर्थात इनमें से कुछ जिलों के जूट मिल उत्पादन के बारे में बताया गया है, जैसा कि कटिहार का जूट मिल्स लिमिटेड, समस्तीपुर का रामेश्वर जूट मिल्स और मौर्य नालंदा का मौर्य जूट इंडस्ट्रीज प्रा लिमिटेड। ये ऐसे मिल्स हैं जो कि विशेष उल्लेखनीय हैं। तो ये बिहार में जूट उद्योग पर टिप्पणी थी।
इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, अघनी फसल किसे कहा जाता है? जो अघनी फसल होता है वह किसे कहा जाता है? तो यह फसल मध्य जून से अगस्त तक लगाई जाती है तथा नवंबर दिसंबर तक काट ली जाती है। यह बिहार में सर्वाधिक प्रचलित फसल है। धान, अरहर, गन्ना इत्यादि इसके मुख्य पैदावार हैं। अर्थात अघनी फसल का मतलब है एक महीना का नाम है अघन, तो उसी अघन को अघनी फसल कहा जाता है। कि अघनी फसल किसे कहा जाता है? तो यह जो फसल होता है यह जून से अगस्त तक लगाई जाती है और यह नवंबर तथा दिसंबर तक ही काट ली जाती है। यह बिहार में सर्वाधिक फसल है, सर्वाधिक प्रचलित फसल है। इस फसल के अंतर्गत धान, अरहर, गन्ना इत्यादि का प्रमुख पैदा किया जाता है। बिहार में जूट का उत्पादन किन किन जिलों में होता है? इससे पहले क्वेश्चन में आपने पढ़ा कि जूट उद्योग को संक्षिप्त टिप्पणी करें, तो उसी जूट उद्योग की संक्षिप्त टिप्पणी से आप इस क्वेश्चन को भी लिख सकते हैं कि जो बिहार में जूट का उत्पादन है वह किन किन जिलों में अधिक होता है, अर्थात किन किन जिलों में जूट का उत्पादन करने के लिए प्रमुख है। तो पूर्णिया, कटिहार, मेदपुरा, किशनगंज, सहरसा, दरभंगा और समस्तीपुर जिलों में जूट का उत्पादन मुख्य रूप से होता है। आपको कम से कम 5 जिलों का नाम याद रखना होगा, जैसे कि पूर्णिया, कटिहार, मेदपुरा, किशनगंज, सहरसा, दरभंगा और समस्तीपुर। ये ऐसे ऐसे जिले हैं जहां जूट का उत्पादन मुख्य रूप से होता है। बिहार में अभ्रक कहाँ कहाँ मिलता है, इसका क्या उपयोग है? अर्थात बिहार में जो अभ्रक है वह कहाँ कहाँ मिलता है और इस अभ्रक का उपयोग क्या होता है? तो बिहार में अभ्रक झारखंड की सीमावर्ती क्षेत्रों में नवादा, जमुई जिलों में पाए जाते हैं। अर्थात जो अभ्रक है वह ज़्यादातर झारखंड में होता है और जो झारखंड की सीमावर्ती क्षेत्र में बिहार के जिला है, जैसे कि नवादा जिला है, जमुई जिला है, इन जिलों में अभ्रक पाया जाता है। यहाँ का अभ्रक सर्वोच्च कोटि का है। इसका अधिकतर उपयोग विद्युत कुचालक होने के कारण विद्युत उपकरण निर्माण में होता है। अर्थात जो अभ्रक होता है वह इंसुलेटर होता है, विद्युत कुचालक होता है और वह कुचालक होने के कारण इसका उपयोग विद्युत उपकरण निर्माण में होता है। इसके अलावा वस्त्र निर्माण, रंग रोगन, गुलाल अबीर में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो ये अभ्रक के क्या क्या उपयोग है? तो उपयोग में आपको ध्यान रखना है कि जो अभ्रक होता है वह बिजली का अर्थात विद्युत का कुचालक होता है, जिस कारण उसका उपयोग विद्युत उपकरण निर्माण में होता है। और इसका अलावा इसका उपयोग वस्त्र निर्माण में, रंग रोगन में, गुलाल अबीर में किया जाता है और यह पाया जाता है झारखंड की सीमावर्ती क्षेत्रों में। झारखंड का सीमावर्ती क्षेत्र जो बिहार का जिला है वह है नवादा और जमुई। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार की प्रमुख दलहन फसलों के नाम बताएं और उत्पादक जिलों का नाम लिखें। तो इससे लगता है ये क्वेश्चन रिपीट हो गया। इससे पहले भी हमने आपको पढ़ाया था कि बिहार की दाल से रिलेटेड प्रमुख फसल कहाँ कहाँ होती है और उनके उत्पादक जिलों का भी नाम लिखे। तो हम इसको स्पीडली पढ़ते हैं कि बिहार की प्रमुख दलहन फसलें हैं चना, मटर, मसूर, खेसारी, अरहर, मूंग, उड़द, चना। और चना की खेती मुख्य रूप से बांका, भागलपुर, लखीसराय जिलों में की जाती है। मूंग मसूर की खेती मुंगेर, शेखपुरा, लखीसराय और भागलपुर जिले में होती है। इसमें कुछ नया सीखने को यह है कि किस चीज़ की खेती कहाँ होती है, यह आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले चना की खेती मुख्य रूप से बांका, भागलपुर, लखीसराय जिलों में की जाती है। मूंग और मसूर की खेती ज़्यादातर मुंगेर, शेखपुरा, लखीसराय और भागलपुर जिले में होती है। खेसारी का उत्पादन पूर्णिया, कटिहार, सुपौल, सहरसा, अररिया एवं सिवान जिला में होता है और जिलों में की जाती है, सिवान जिलों में की जाती है। अरहर की खेती पूर्वी चंपारण, गोपालगंज तथा मुजफ्फरपुर जिलों में होती है। अर्थात किस दाल फसल का उत्पादन किस जिलों में होता है, इसके नाम को आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। बिहार में रेलवे परिवहन की शुरुआत कब हुई? अर्थात जो बिहार राज्य, उस बिहार राज्य में रेलवे परिवहन की शुरुआत कब हुई थी, अर्थात बिहार में रेल कब आया था? तो बिहार में रेल परिवहन की शुरुआत ब्रिटिश युग में 1860 ईस्वी में हुई थी। बिहार में कब हुई? तो आपको ये ईस्वी ध्यान रखना है कि 1860 ईस्वी में बिहार में रेल परिवहन की शुरुआत हुई थी ब्रिटिश युग में। ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1860 से 1862 की अवधि में गंगा के किनारे कोलकाता तक पहली रेल लाइन बिछाया। यह रेल मार्ग राजमहल, भागलपुर, जमालपुर, पटना, आरा और बक्सर होते हुए मुगलसराय तक बनाया गया। यह जो रेल मार्ग था यह अब गंगा नदी के किनारे कोलकाता तक पहली रेल लाइन बिछाया गया था और यह रेल मार्ग राजमहल, भागलपुर, जमालपुर, पटना, आरा और बक्सर होते हुए मुगल सराय तक बनाया गया था। इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो आपको इसलिए याद रखना है कि 1860 ईस्वी में ब्रिटिश युग के द्वारा इस रेल परिवहन का शुरुआत बिहार राज्य में किया गया था। बिहार में नहरों के विकास से संबंधित समस्याओं को लिखिए। अर्थात बिहार में नहरों का विकास क्यों नहीं होता है और नहरों के विकास न होने के कारण क्या क्या समस्याएं हैं, उन संबंधित समस्याओं को लिखिए। तो बिहार में नहरों के विकास की निम्नलिखित समस्याएं हैं। सबसे जो पहली समस्या है, राज्य सरकार की उदासीनता, नहर विकास हेतु पूंजी का अभाव और बारहमासी नदियों का अभाव।
यहाँ का जो सबसे पहला और प्रमुख समस्या है कि यहाँ की जो सरकार होती है उस राज्य सरकार की उदासीनता के कारण यह नहरों का विकास नहीं हो पाता है। दूसरा है नहर विकास हेतु पूंजी का अभाव, अर्थात नहर के निर्माण के लिए जितना पूंजी लगाना होता है वह पूंजी यहाँ पर नहीं मिल पाती है बिहार राज्य में। और यहाँ 12मासी नदियों का अभाव, अर्थात बिहार राज्य में ऐसी कोई नदी नहीं है जो कि सालों साल 12 मास वहाँ पानी चलता रहे, इस कारण यहाँ नहर का निर्माण नहीं हो पाता है। ये 3 ऐसी समस्याएं हैं जो कि बिहार में नहरों के विकास से संबंधित समस्याएं हैं। बिहार में वन संपदा की वर्तमान स्थिति का वर्णन करें, अर्थात जो बिहार राज्य की वन संपदा है उसकी वर्तमान स्थिति क्या है उसके बारे में बताएं। तो विभाजन के बाद बिहार वन संपदा निर्धन हो गया। जब झारखंड और बिहार का विभाजन किया गया था तो उस विभाजन के बाद जो बिहार की वन संपदा है वह बहुत ही निर्धन अर्थात गरीब हो गया। इस प्रदेश के 6,21,635 हेक्टेयर या 6216 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में ही जंगल फैले हुए हैं, जो प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का लगभग 6.60% ही है। इस देश के औसत 19% वन क्षेत्र की तुलना में बहुत कम है। बिहार में वनों का वितरण बहुत ही असमान है। इस प्रदेश के अधिकांश वन दक्षिणी पठारी भागों में, उत्तरी पश्चिमी उपमहाद्वीपीय क्षेत्रों में फैले हुए हैं। मैदानी भाग के बहुत से जिलों की दशा दयनीय है। पर्यावरण संतुलन के लिए अनुशंसित 33% वन क्षेत्र से बहुत कम है। तो यहाँ की अगर वन संपदा के बारे में बात किया जाए तो यहाँ की वन संपदा बहुत ही निर्धन है, क्योंकि इस प्रदेश का जो 6,21,635 हेक्टेयर भूमि है उसका 6.6216 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में ही जंगल फैला हुआ है। तो यहाँ की जो वन संपदा यह है बहुत ही निर्धन है। उत्तर बिहार की नदियाँ दक्षिण बिहार की नदियों से किस प्रकार भिन्न स्पष्ट करें, अर्थात जो नदी उत्तर बिहार में बहती है वह दक्षिण बिहार की नदियों से किस प्रकार भिन्न है, किस प्रकार अलग है उसके बारे में बताएं। तो उत्तर बिहार की गंडक, बागमती, कमला बलान, कोसी, महानंदा आदि नदियाँ हिमालय से निकलकर गंगा नदी में गिरती है। यह सब गंगा की सहायक नदी कहलाती है। इस नदी के बारे में बताया गया तो जो उत्तर बिहार की नदियाँ हैं वह है गंडक, बागमती, कमला बलान, कोसी, महानंदा आदि नदियाँ हिमालय से निकलती है और गंगा नदी में गिरती है। यह सब गंगा की सहायक नदी कहलाती है। ढाल की तीव्रता के कारण इन नदियों में तेज धारा होती है। हिमालय के बर्फ पिघलने से और अधिक वर्षा के कारण बाढ़ की स्थिति बनी रहती है। इन नदियों में वर्ष भर जल बहाव होता रहता है। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता था, परंतु अब इस पर बांध बनाकर इसे नियंत्रित किया गया है। यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बहुत बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में पूछा जाता है, इसलिए आपको इस क्वेश्चन को ध्यान रखना है कि बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है। तो बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता था, परंतु अब इस कोसी नदी पर बहुत सारे ऐसे बांध बनाए गए हैं और उन बांध को बनाकर इसको बाढ़ को नियंत्रित किया गया है, जिस कारण अब इसको शोक नहीं कहा जाता। लेकिन फिर भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आता है कि बिहार का शोक नदी किसे कहा जाता है, तो बिहार का शोक नदी कोसी नदी को कहा जाता है। तो ये उत्तर बिहार की नदियाँ दक्षिण बिहार की नदियों से किस प्रकार भिन्न है, तो आप इसमें समझ गए हो, क्योंकि वहाँ की जो नदियाँ हैं तीव्र ढाल के कारण इनके नदियों में तेज धारा बहती है और हिमालय के बर्फ पिघलने से अधिक वर्षा के कारण बाढ़ की स्थिति बनी रहती है, जबकि दक्षिण बिहार की नदियों में ऐसा कोई बाढ़ की स्थिति नहीं रहती है। इसके बाद आपका इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, बिहार में वन विनाश के 2 मुख्य कारकों को लिखें, अर्थात बिहार में वन का विनाश क्यों हो रहा है उसके 2 मुख्य कारकों के बारे में बताएं। तो वन विनाश के 2 प्रमुख कारक निम्नलिखित हैं। पहला है मानव का हस्तक्षेप वन संपदा के विनाश में सबसे महत्वपूर्ण कारण रहा है, अर्थात यहाँ का जो मानव है वह वन संपदा में हस्तक्षेप करता है, जो यहाँ की वन विनाश के पहला मुख्य कारक है। इसके बाद दूसरा मुख्य कारक है बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए कृषि भूमि के विस्तार, मानवाधिक क्षेत्र के विकास, जलावन और फर्नीचर के लिए लकड़ियों की आवश्यकता के कारण तो वनों का ह्रास हो रहा है। अर्थात जो बिहार राज्य उस बिहार राज्य की जनसंख्या बढ़ रही है, जिस कारण जनसंख्या बढ़ने के कारण यहाँ कृषि योग्य भूमि तैयार करने के लिए वन को काटा जा रहा है। मानव के रहने के लिए अर्थात मानव को और अधिक अधिवास तैयार करने के लिए वन को काटा जा रहा है। यहाँ जलावन तैयार करने के लिए, फर्नीचर के लिए लकड़ियों की आवश्यकता के कारण यहाँ का वनों है जो उन वनों का विनाश हो रहा है। तो ये वन विनाश के बिहार में 2 मुख्य कारक है जिसको आपको बता दिया गया है। तो इस प्रकार आपका इस वीडियो में 15 सब्जेक्टिव क्वेश्चंस कंप्लीट करा दिया गया जो एग्जाम की दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं। अगर आपको ये क्वेश्चंस एक बारे में समझ नहीं है तो आप इस वीडियो को एक बार और रिपीट करके देख लें और आप टेलीग्राम चैनल से अवश्य ज्वाइन कर लें, क्योंकि हम जो पढ़ाते हैं उसका PDF टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर देते हैं और आप PDF के जरिए इसको और अच्छे से कम टाइम में समझ सकते हैं। और अगर आप इन क्वेश्चन को सिर्फ अच्छे से समझे हुए रहिएगा तो आप एग्जाम में अपनी लैंग्वेज के अनुसार भी इनका कुछ ना कुछ आंसर जरूर लिख के आइएगा।
और अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है तो आप अपने दोस्तों के बीच इन वीडियोस को ज़रूर शेयर करें और आप हमारे वीडियोस को लाइक भी ज़रूर करें। इससे हमारा मोटिवेशन बना हुआ रहता है। और आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।